चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी फिर नेक्स्ट क्लास जो इंग्लिश की है। और इंग्लिश में टॉपिक क्या चल रहा था, हमारा प्रोनाउन चल रहा था। वो प्रोनाउन के अंतर्गत अपन देख रहे थे कि हमारे क्या चल रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन चल रहा था। और पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत अपन ने देखा कि पीछे सारी चीजें अपन ने इसको कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में अपन क्या देख रहे थे कि हमने एक फॉर्मूला आपको एसओपी बताया था। तो अपने सब्जेक्टिव केस का यूज सीख लिया था, ऑब्जेक्टिव केस का यूज सीख लिया था, और पॉजिटिव केस का यूज इसको क्या कर लिया था, सीख लिया था। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसमें अपन देख रहे हैं प्रोनाउन के अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि यूजेस ऑफ इट। तो मैंने नेक्स्ट क्लास में इस पे भी थोड़ी सी आपको क्या चर्चा की हुई थी कि यूजेस ऑफ जो हमारा इट होता है वो क्या होता है, तो उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए यूजेस ऑफ इट की बात की जा रही है, थोड़ा ध्यान देंगे यूजेस ऑफ इट। तो यूजेस ऑफ इट को समझने के लिए यदि छोटी छोटी थोड़ी सी बातों को हम ध्यान दे लें तो हमें इसकी यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी चीज को पहले उसको रीड करें, और रीड करने के बाद फिर उसकी एक फ्रेमिंग यदि हम तैयार कर लेते हैं तो हमें लॉन्ग टाइम तक उसकी सारी बातें याद रहती हैं। और फ्रेमिंग हमें तरह तरह की तैयार करना आना चाहिए, जिसके माध्यम से क्या होता है कि कोई ना कोई फ्रेमिंग माइंड में जब आ जाती है तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेमिंग की यदि अपन बात करते हैं, अपन बात करते हैं इट की बात करते हैं। अब इट की बात करते हैं तो हमें ऑलरेडी से पता है कि इट हमारा किस में यूज किया जाता है, नॉमिनेटिव केस में। पहली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि नॉमिनेटिव केस के लिए यूज किया जाता है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक या किसी भी वर्ड को कमांड करने का तरीका होता है कि जितनी नॉलेज आपके पास पहले है, पहले उसके बारे में सोच लो। ऑटोमेटिक जो कमी होगी वो आपको अपने आप समझ में आएगी। तो पहली कंडीशन अपन को पता पड़ गई कि इट का जो यूज है वो नॉमिनेटिव केस में भी होता है। अब आपने केस चार्ट में देखा हुआ है कि तो ऑब्जेक्टिव केस भी चला जाता है, पॉजिटिव केस में भी चला जाता है, पॉजिटिव प्रोनाउन में भी चला जाता है। इसका मतलब सारी कंडीशन उसकी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अपन ने देखा कि नॉमिनेटिव केस की बात की जा रही है। दूसरा अपन देख रहे हैं कि हमने आपको बताया है तो मोस्टली पीछे भी मैंने आपको पढ़ा था कि पढ़ाया हुआ था, और थोड़ा ध्यान देंगे। यदि इस बात पे आपको ध्यान दे लिए तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ दिए हुए हैं, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे अपने आप ही क्लियर होते हुए चले जाएंगे। कुछ इन पॉइंटों को माइंड में रखना है। दूसरा मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जनरली जिसको पर्सनल और इम्पर्सनल वर्ब बोलते हैं। मतलब पर्सनल वर्ब उसको बोलते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, और जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है तो उसको अपन बोलते हैं इम्पर्सनल वर्ब। तो अपन देख सकते हैं कि इट का प्रयोग हमारा इम्पर्सनल वर्ब के साथ भी होता है। और मैंने कल आपको इम्पर्सनल वर्ब के बारे में बताया था कि इम्पर्सनल वर्ब हमारी कौन सी वर्बें होती हैं। जो मैंने आपसे बताया था कि नेचुरल जो होती हैं, इंसिडेंट होते हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि उस वो तो क्या अपने आप ही होती हैं और अपने आप ही क्या हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं। तो ऐसी वर्बों को, ऐसे इवेंट्स को, ऐसी घटनाओं को इम्पर्सनल वर्ब के अंतर्गत शामिल किया गया है। और जब भी इम्पर्सनल वर्बें आए तो समझ जाओ वहां इट का प्रयोग हो जाता है। तो एक वर्ड पकड़ लीजिए, देखो वही इससे रिलेटेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि पर्सनल वर्ब, मतलब हमने जो यहाँ डिफाइन भी किया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ कि नेचुरल इंसिडेंट की बात की गई। अब नेचुरल इंसिडेंट की बात कर दी गई तो आपको मैंने क्या बोला कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, यदि शब्दों पर कमांड होता है तो हमें ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी से आपको पता पड़ गया कि नेचुरल इंसिडेंट हमारे क्या होते हैं। तो नेचुरल इंसिडेंट के अंतर्गत अपन देखते हैं, जैसे मान लो हमारे भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक की बात कर दी गई। हमारा मौसम देखो कभी कभी क्या होता है, चेंज होता रहता है। सीजन की बात कर दी गई है, टाइम है, डे है, मतलब इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम सोचो कि हम आगे समय को नहीं बढ़ने देंगे, समय अपने आप स्टार्ट होगा और अपने आप आगे बढ़ता हुआ क्या है चला जाता है। दिन अपने आप स्टार्ट होता है, अपने आप फिनिश हो जाता है, और फिर उसकी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो इस प्रकार की जितनी भी इवेंट्स हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का करते हैं। अगली कंडीशन माइंड में क्या आनी चाहिए, और इट का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे हमने आपको पीछे बताया था कि हमारा जो न्यूट्रल जेंडर होता है, और न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत अपन ने बताया था कि न्यूट्रल जेंडर में दो चीजें शामिल होती थी। एक हमारी लाइफलेस होती थी, और दूसरी हमारी कैसी होती थी, स्मॉल लाइफ। इन दोनों को मिलाकर के जो सारी चीजें हमारी क्लियर हुई थी उसको अपन न्यूट्रल जेंडर बोल देते हैं। तो लाइफलेस मतलब निर्जीव, और स्मॉल लाइफ मतलब सजीव, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि छोटे मोटे हमारे जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स एंड जर्म्स होते हैं, वो हमारे स्मॉल लाइफ इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। उन्हीं को ही न्यूट्रल जेंडर में भी शामिल किया जाता है। तो आपको ऑलरेडी से पता पड़ गया कि न्यूट्रल जेंडर के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। अगली कंडीशन आपको क्या बता दी गई है कि हम जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर, नाउन या प्रोनाउन
पर इम्फेसिस करते हैं। इम्फेसिस मतलब उस पर जोर डालते हैं, एक दबाव बनाते हैं, जोर डालना मतलब इसमें एक दबाव बनाना, उसको हाईलाइट करना, दूसरी भाषा में कह सकते हैं। तो उसको बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। वो अगली कंडीशन आपको बता दी गई है कि इट का यूज और किसके लिए किया जाता है, कि जहां आप देखते हैं कि सेक्स क्लियर नहीं होता है, यानी लिंक क्लियर नहीं होता है। तो अपन देखते हैं कभी कभी लोग ऐसे वर्डों को बोलते रहते हैं जहां लिंक क्लियर नहीं होता, जैसे अपन देखा कि कौन से बच्चों की बात कर दी गई है, जैसे अपन देखते हैं कि चाइल्ड है या बेबी, चाइल्ड या बेबी। अब आपने देखा हो जनरली भी आप लोगों से देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सामने वाला पूछता है कि भैया आपके कितने बेबी हैं, तो सामने वाला कहता है भैया 2 बेबी हैं, तो सामने वाला पूछता है लड़का कौन है, लड़की है। इसका मतलब बेबी वर्ड इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहा है कि मेल है या फीमेल है, सेक्स क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी भी कंडीशन जब भी आपके सामने आए तो उसके लिए भी हमें किसका यूज करना है, इट का यूज करना है। तो सोचिए आप, छोटी सी बातें माइंड में एक बार उसके बारे में इमेजिन कर लें, इट की आपकी कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। मतलब जब भी आप सोचें, थोड़ा स्टडी करें, तो एक बार ये देखें कि इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहली बात, इट का यूज नॉमिनेटिव केस में भी होता है, इट का यूज ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, इट का यूज पॉजिटिव केस में भी होता है, इट का यूज रिफ्लेक्सिव केस में भी होता है। मतलब इट का यूज इस कंडीशनों में होता है, माइंड में सेट हो जाए। दूसरी कंडीशन, इट का यूज किस लिए किया जाता है, इम्पर्सनल वर्ब के लिए किया जाता है। इम्पर्सनल वर्ब कौन सी होती हैं, ऐसी वर्बें इम्पर्सनल वर्बों को बोला जाता है जिस पर ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता है। वो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जो नेचर घटनाएं होती हैं, ओलावृष्टि होना, भूकंप का आना, बारिश का होना, बादल का गरजना, जो हमारे टाइम है, डे है, इनको इंसान चाहे तो नहीं बदल सकता, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग आते हैं और अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इस प्रकार की भी चीजों को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, इट का। तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी, आपने पीछे ही पढ़ा था कि भैया नाउन के बदले जो आता है वही क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल जेंडर को बताने के लिए इट का यूज किया जाता है, तो इसका मतलब वही कंडीशन यहाँ आ गई। अब न्यूट्रल जेंडर के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था क्या एक्सप्लेन किया था, कि न्यूट्रल जेंडर में हमारी जितनी भी लाइफलेस चीजें हैं वो सब न्यूट्रल जेंडर में शामिल की गई हैं। वो कुछ हमारे स्मॉल लाइफ वाली चीजें की गई हैं, जिसमें से मैंने आपसे बोल दिया था कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, या छोटे मोटे जानवरों को भी हम क्या करते हैं, स्मॉल लाइफ में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इसका मतलब इस तरह की चीजों को बताने के लिए भी किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। अगली कंडीशन क्या आती है, कभी कभी कुछ सब्जेक्टों पे इंफेसिस करना होता है, जोर डालना होता है, दबाव डालना होता है, उसको हाईलाइट करना होता है, उनको एक्टिव करना होता है, उनको बताना होता है कि इनकी वैल्यू क्या है। तो ऐसी भी कंडीशन को बताने के लिए इट का यूज करते हैं। और ये वाला रूल्स मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं संभावनाएं मिस्टेक की हमारी क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। अगली कंडीशन आपको क्या पता पड़ गई कि इट का यूज किसके लिए किया जाता है, कि जहां सेक्स क्लियर नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अभी आपको बता दिया कि हमारे चाइल्ड है, आपको बता दिया जैसे बेबी है, इस तरह के वर्ड ऐसे होते हैं कि जिससे हमारा सेक्स क्लियर नहीं होता। तो इस प्रकार की कंडीशन जब भी आएंगी तो हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। देखिए यही चार्ट मैंने बना दिया, तो मतलब चार्टिंग ग्राफ बना करके दिया पढ़ते हैं, तो इट से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तुम्हारी माइंड में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि इट इस जगह यूज किया जाता है। और जैसे उसमें से कोई कंडीशन मिलती है, तुरंत आंसर को आप क्या कर दें, उसमें पुट कर दें। तो देखिए अब अपन ने जो चार्ट बनाया, समझिए पहले में क्या लिखा हुआ है कि भैया न्यूट्रल इंसिडेंट की बात कर देगी, मैंने उसी को बोल दिया। और क्या बोला जाता है, पर्सनल वर्ब बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इट कहाँ आया, विंटर है। यहाँ आप देख रहे हैं दिन भी आ गया, मंडे। यहाँ आप देख रहे हैं टाइम भी आ गया। यहाँ आप देख रहे हैं बारिश भी आ गई। इसका मतलब सारी जगह क्या यूज किया गया, इट का यूज देखने को मिला। इसी प्रकार से अभी मैंने आपसे बोला था लाइफलेस चीजों की बात की थी, तो जैसी लाइफलेस चीजों की बातें की थी तो अपन ने देखा कि पेन क्या है, लाइफलेस है। चेयर क्या है, लाइफलेस है। इसका मतलब इसके साथ किसका यूज किया गया, इट का यूज किया गया। ऐसे अभी अपन ने बोला था कि जो स्मॉल थे हमारे, यानी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या छोटे मोटे जानवर थे, तो आपने देखा डॉग है तो अपन ने इट इज का यूज किया। अपन ने देखा कि आंट है तो किसका यूज कर दिया, इट का यूज कर दिया। इसका मतलब जो मैंने एक चार्ट बनाया है, यदि आप चाहें तो इन्हीं रूल्सों को यानी 30 सेकंड में, 40 सेकंड में माइंड में सेट कर सकते हैं, और आपको इट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा। इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो अभी मैंने बोली, एम्फेसिस की बात कर दी, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमसे गलती होने की संभावनाएं हो जाती हैं, और इस चीज को हम कभी पहचान नहीं कर पाते हैं कि ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है। तो इस बात को जरूर ध्यान रख के चलेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट के रूप में इट आ रहा होगा,
उसके बाद हमारी वर्ब हमेशा इट सिंगुलर में आता है, तो यानी वर्ब किस में आएगी, हमारी इज आएगी। और ये प्रेजेंट में कंडीशन को शो करता है, क्योंकि मोस्टली जो इट का यूज होता है वो प्रेजेंट की कंडीशनों को बताता है, क्योंकि जस्ट जो सामने चल रहा होता है उसी को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब इज का यूज किया जा रहा है। और उसके बाद जब भी जो आएगा तो हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। और नॉमिनेटिव केस के बारे में पीछे हम आपको बता चुके हैं, नॉमिनेटिव केस आएगा, उसके बाद कोई भी हमारा हम देखेंगे लिंकर होगा, लिंकर मतलब जिसको अपन कंजक्शन बोल देते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस लिखा होगा। ये फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो आप इसको सही तरीके से आंसर लगा सकते हैं, नहीं अदरवाइज आपका आंसर हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में माइनर अंतर क्या है, वही चीज इट के साथ में यूज की जाएगी, नहीं अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव के बीच जब अंतर नहीं क्लियर है तो आंसर आप राइट नहीं लगा पाएंगे। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जैसे अपन ने देखा ये फॉर्मेट हमें मिल रहा है, तो अपन ने देखा इट से बाकी स्टार्टिंग हुई है, तो अपन ने देखा कि इज के बाद जो यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका जो नाम लिखा हुआ है वो हमारा नॉमिनेटिव केस है। हमने आपको ऑलरेडी से पीछे बता चुके थे कि नॉमिनेटिव केस के अंतर हमारे सिंगुलर सब्जेक्टों को इन्वॉल्व किया गया है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में आप देखें कि इट के बाद अपन देख रहे हैं कि एज है, और अपन ने देखा कि यहाँ पर आई आया है, और आई हमारा कौन सा केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। तो ध्यान रखेंगे पेपर में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मिस्टेक क्या हो जाती है कि इट इज आई तुम कभी राइट मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, जबकि इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस आता है। तो यही माइनर गलती आप माइंड में अपने सेट कर लेते हैं तो आपको माइनर मिस्टेक अपने आप समझ में आ जाएगी। और इसी प्रकार की छोटी छोटी एरर वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जो हमें समझ में नहीं आ पाते हैं कि कहाँ पर कौन सी मिस्टेक हो रही है। तो ध्यान रखें कि जहां पर हम आपको इंपोर्टेंट हाईलाइट कर दें उसको एक बार देखने की कोशिश जरूर करें, तो यहाँ से आपकी बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, जो मैंने अभी चार्ट बना दिया है उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप सोचते जाएं, उस सारे के सारे एग्जांपल्स आपके सामने ऑलरेडी से दिखते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि चार्ट में जो बातें मैंने रख दी हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करते हुए क्या कर रहे हैं, चलते हुए चले जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन हमने आपसे क्या बोली थी कि स्मॉल जो हमारे चिल्ड्रन की बात की गई है, बच्चों की बात की जा रही है, बेबीज की जो बात की जा रही है, तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ, मैं पीछे बता चुका हूं कि सेक्स की जानकारी ना हो तो उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि नॉर्मली सामने वाला भी डिस्कस करता है, बात में अभी बताया ही था, सामने वाले से किसी से मिलता है, पूछता भैया आपके कितने बच्चे हैं, सामने वाला कहता हमारे 3 बच्चे हैं, तो सामने वाला पूछता है कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं। इसका मतलब यदि बच्चे बोलने से बात क्लियर हो गई होती तो फिर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपको ऑलरेडी से पता पड़ गया कि जो बेबी है, जो बच्चा वर्ड है, इससे सेक्स क्लियर नहीं हो पाता है, तब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिससे सेक्स क्लियर ना हो, तो ऐसे वर्ड यदि सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल के रूप में आपने देखा, एक ट्रिक को पकड़ लीजिए, फिर आपको कभी ये गलतियां नहीं होंगी। आपको ऑलरेडी से पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको उनको पता पड़ रहा है कि भैया चाइल्ड की बात कर दी गई, और जैसे ही चाइल्ड वर्ड आया तो अपन को ऑलरेडी से पता पड़ गया कि भैया चाइल्ड से सेक्स क्लियर नहीं होता है। जब चाइल्ड से सेक्स क्लियर नहीं होता है तो इसका मतलब अपन ने देखा कि यहाँ टॉय आया है, नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा पॉजिटिव केस आता है, तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा इट्स आया हुआ है तो पॉजिटिव केस के रूप में आया हुआ है। मतलब यूज किसका किया गया, इट का ही किया गया। लेकिन इट के जो पार्ट दिए हैं केस चार्ट में, मैंने आपको बताया कि केस चार्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भैया इट नॉमिनेटिव केस में भी आता है, इट ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो उसका इट हो जाता है, अपन देखते हैं पॉजिटिव केस में आएगा तो इट्स हो जाएगा। तो चार्ट के अंतर्गत हर सब्जेक्ट के सारे फॉर्म लिखे हुए हैं, और हर फॉर्म का यूज एक प्लेस फिक्स होता है कि किस प्लेस पर कौन सा फॉर्म आता है। तो पीछे भी आपको बता दिया गया था कि जब भी कोई पॉजिटिव केस आता है उसी को पॉजिटिव एडजेक्टिव बोल देते हैं, तो उसके बाद नाउन आना कंपलसरी होता है। तो हमें ऑलरेडी से पता पड़ गया कि यहाँ टॉयस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पता पड़ गया कि यहाँ पर पॉजिटिव केस के रूप में जो इट आएगा, और पॉजिटिव केस इट का क्या होता है, इट्स होता है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज कर दिया गया, इट्स का यूज कर दिया गया। नेक्स्ट कंडीशन देखो, जैसे अपने सेंटेंस में देखा हमें यहाँ पे क्या मिल गया, बेबी। अब जैसे बेबी वर्ड मिला तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया बेबी वर्ड है। अब जो बेबी वर्ड है तो बेबी वर्ड हमारा क्या करता है, सेक्स को क्लियर नहीं करता है, और जो चीज सेक्स को क्लियर नहीं करती है तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि इसमें किसका यूज किया जाएगा, इट का यूज किया जाएगा। तो आपने ये देखा बीच में कंजक्शन आया, फिर आपने देखा सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस ग्रुप में क्या आ गया आपका, इट का यूज आपको देखने को
मिल चुका हुआ। तो इस प्रकार से जो मैंने एक आपको चार्ट बनाया, उस चार्ट को पहले दिमाग में आप सेट कर लें, फिर इसके अकॉर्डिंग यदि किसी भी क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे, तो ऑलरेडी से हमारे सारे के सारे आंसर राइट लगते हुए अपने आप चले जाएँगे। मतलब 2 मिनट का आपका इमेजिन, 2 मिनट की आपकी काल्पनिक बातें माइंड में सेट करने से आपके घंटों का काम सॉल्व हो सकता है। तो इससे बेटर क्या स्टडी होगी? तो इसलिए कहते हैं कि जितना सोचा है, पहले उस पे एनालिसिस करें, उसको सिस्टमैटिक तरीके से माइंड में सेट कर लें, तब आगे की स्टडी को बढ़ाएँ। हम क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा स्टडी करते हैं, इतनी ज़्यादा स्टडी करते हैं कि स्टडी करते-करते हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जबकि ज़्यादा स्टडी करने से कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस क्यों डाउन हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं, उसको आपने सिस्टमैटिक तरीके से माइंड में सेट नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि जितना पढ़ो, फिर उसके बारे में उतना सोचो। सोचने के बाद उसका आप एक ग्राफिंग बनाएँ, उसकी एक डेमोग्राफी तैयार करें, उसके एक फ्लो चार्ट बनाएँ, फिर आगे का सोचें, फिर उसकी एक आप फ्लो चार्टिंग बनाएँ। यदि इस तरीके से आप स्टडी करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ना कि गिरेगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोग स्टडी करते हैं कि लगातार दिन भर पढ़ते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका मनोबल गिरता हुआ क्या है, चला जाता है। तो मनोबल यदि बढ़ाना है, तो आप पहले जितना पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ने के बाद फिर उसके बारे में सोचें कि इसमें से हमें कौन-कौन सी बातें माइंड में हमारे सेट हुई हैं, कौन-कौन सी बातें माइंड में सेट नहीं हुई हैं। फिर उसको आप उसका राइटिंग स्किल करें। राइटिंग स्किल करने के बाद फिर उसका एक फ्लो चार्ट बनाएँ। उस चार्ट को जब आप बना लेंगे, तो लॉन्ग टाइम तक बातें आपकी सेट होना स्टार्ट हो जाएँगी। लगेगा ज़रूर ऐसा कि अभी हम एक ही पेज पढ़ पाए, लेकिन ध्यान रखिए भले ही आपने एक पेज पढ़ा, लेकिन इतनी अच्छे से पढ़ा कि जब भी उस पेज से रिलेटेड कोई बात आएगी, तो आंसर आपको तुरंत लग जाएगा और यही चीज़ पेपर सॉल्व करने में आपकी स्पीड मेंटेन करेगी, क्योंकि एग्ज़ाम उसी का निकलता है, जिसको एग्ज़ाम में स्पीड होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तुम्हें क्या आता है, क्या नहीं आता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, यानी आपको फास्टली तरीके से पेपर को सॉल्व करना आना चाहिए, तभी हमारे एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, निकलते हैं। और ऐसी सोच तभी बढ़ सकती है, जब तक आप उसकी फ्लो चार्टिंग तैयार नहीं करेंगे। मतलब जिस चीज़ को जितना सोच रहे हैं, पहले उसको उस पे एनालिसिस करें, एनालिसिस करने के उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाएँ और जैसे ही फ्लो चार्ट बना लेंगे, तो वो लंबे समय तक माइंड में आपकी बात टिकने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही चीज़ मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की कि जैसे इट का प्रयोग हुआ, अब देखिए इसको 30 सेकंड में हम खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर देंगे? इट का यूज़ किस लिए किया जाता है? म्यूचुअल इंसिडेंट के लिए किया जाता है। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? इम्पर्सनल वर्ब के लिए किया जाता है। इट का यूज़ किसके साथ किया जाता है? न्यूट्रल जेंडर के साथ किया जाता है। इट का यूज़ किस लिए किया जाता है? जहाँ सेक्स क्लियर नहीं होता है। इट का यूज़ कहाँ किया जाता है? अपन को पता है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए किया जाता है। तो इट क्या हो गया? खत्म। मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगे, इट को अपन ने क्या कर लिया पूरा, फिनिश कर लिया। लेकिन कब फिनिश कर पाए? जब उसके बारे में आपने डिस्क्रिप्टिव पहले पढ़ा, एक-एक वर्डों का आपने एनालिसिस किया और जब उसका मतलब आप जान गए, तो उसी चीज़ को आप 30 सेकंड में भी डेटा को फिनिश क्या कर सकते हैं। मैं चाहता तो 30 सेकंड में भी क्लासेस को फिनिश कर सकता था, लेकिन क्यों? पहले आपको डीपली बताया, उसका तरीका बताया, टेक्निक्स बताई, मेथड बताया। तो यही टेक्निक्स मेथड को आपको सीखना है। यदि आपने जिस दिन इस टेक्निक्स मेथड को सीख लिया, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, टेक्निक्स मेथड उसमें यदि ये यूज़ करेंगे, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए सरल होता चला जाएगा और बहुत कम समय में आप डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए अपने माइंड में सेट करके रख सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे अपन देखते हैं कि आगे क्या होता है कि यहाँ तक ये अपना फिनिश हो गया। उसमें आपने देखा नोट में भी लिखा हुआ है, जो बात मैंने आपसे ऑलरेडी से बोली थी। नोट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कहीं कोई नोट लिखा हुआ मिल जाए, तो उसपे ज़रूर फोकस किया करें कि क्या लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि नोट के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि चाइल्ड और बेबी इज़ नॉट नोन। आपने देखा कि किसकी बात कर रहा है कि बेबी और गर्ल को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। तो इसका मतलब यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि चाइल्ड और बेबी एक ऐसे वर्ड हैं जो सेक्स को क्लियर नहीं करते। हमें कहीं न कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉस करके इस बात को पूछना पड़ता है कि भई बॉय है या गर्ल है। चलिए